प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, पाकिस्तान ऐं IMF जे विच में स्टाफ मुआहिदो थी वियो आहे ऐं इहो स्टाफ मुआहिदो जेको आहे उहो आख़िरी घड़ियुनि में थियो। हाणे ईंदड़ 9 महीननि में IMF खां पाकिस्तान खे $3 अरब मिलंदा ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान दुनिया जो चौथों वॾो मुल्क बणिजी वेंदो जेको IMF खां वॾो कर्ज़ु वठंदो। हाणे हीअ जेको IMF खां कर्ज़ु मिले पियो उन जा पाकिस्तान जी मैशत ते कहिड़ा असर पवंदा, ख़ासि करे महांगाई छा इन सां घटि थींदी ऐं डॉलर कंट्रोल में ईंदो। अॼु प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीउ मुआहिदो पाकिस्तान जी मैशत लाइ कीअं थींदो, फौरी तौर ते कहिड़ा इम्पैक्ट पवंदा ऐं लॉन्ग टर्म लाइ इहो मुआहिदो केतिरो साज़गार थींदो, इन जा मनफ़ी पासा कहिड़ा थींदा, इन जा मुस्बत पासा कहिड़ा थींदा। इन ॿिन्हिनि मामलनि ते ॻाल्हाइबो। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे काशिफ मुस्तफ़ा साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ माशी माहिर आहिनि। उन सां गॾोगॾु अतीकुर रहमान साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ माशी माहिर आहिनि, इकोनॉमी ते तमामु गहरी नज़र अथनि, कॉलमिस्ट आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमून साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ माशी माहिर पिण आहिनि। सर काशिफ मुस्तफ़ा साहब, आपसे प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं। सर फौरी तौर पे अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ और हमारे नाजरीन भी आपसे ये समझना चाहें कि बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने कि कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि किसी भी सूरत में IMF के साथ मुआहिदा हो जाए, और फिर हमने देखा कि 11th आवर में बिल्कुल लास्ट मोमेंट में ये मुआहिदा हुआ है। अब मुआहिदा तो हो गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, फौरी तौर पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सर? देखें, सबसे पहले तो क्योंकि ये मुआहिदा बहुत जरूरी था पाकिस्तान की मईशत के लिए और इस मुआहिदे की बड़ी गहरी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसकी वजह से हम जिस करंट अकाउंट डेफिसिट में जाते या जो हमारी करेंसी के साथ प्रॉब्लम हो सकते थे वो हमने अरेस्ट की। अब इसके कुछ इमीडिएट जो चीजें हैं वो एक आम इंसान के लिए शायद इतनी फेवरेबल ना हो, इतनी पॉपुलर ना हो, क्योंकि जब आप IMF के साथ गए और पहले भी, तो वो एक स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं या पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, जिसमें स्पेशली डीजल की प्राइस है जो बढ़ाई भी जा चुकी है। तो IMF इस चीज पे जोर डालेगा कि हम अपने मुख्तलिफ डेफिसिट को कम करें। जब हम डेफिसिट को कम करने के लिए सब्सिडी विड्रॉ करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों पे अभी भी सब्सिडीज मौजूद हैं और हुकूमत ये कोशिश करती है कि एक आम आदमी पे पूरा उसका बर्डन ना जाए। तो जब जहां जहां से सब्सिडी विड्रॉ होगी उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा जो कि इन्फ्लेशनरी होगा, जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा ये होगा, और हिस्टोरिकली अगर हम देखें भी तो जब भी हमने IMF के साथ डील की है और हम एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन में गए हैं, उससे पहले हमेशा करेंसी डिवैल्यूएशन बहुत तेज होती है, लेकिन ड्यूरिंग दी रिलेशनशिप विद IMF ये देखा गया है कि जो करेंसी है वो स्टेबल करती है। तो अगर 280, 285 या 275 पे रुपी डॉलर पैरिटी अगर मेंटेन रहती है तो उसकी वजह से ये होगा, क्योंकि हम एक जनरली एक इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री है जहां हमारा रॉ मटेरियल से लेकर हर चीज इम्पोर्ट होता है। तो अगर आप ये अज्यूम करें कि ये चीज ना होती और हमारे ऊपर मजीद मुश्किलात होती तो शायद ये चीज 350 या 400 रुपए पे डॉलर जा सकता था। वो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि अब डॉलर रुपी पैरिटी फेवरेबल रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब फंडिंग रिसोर्सेज खुल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल BFIs ने, कंट्रीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी प्लेसमेंट या अपनी डिसबर्समेंट IMF की कंडीशन के साथ अटैच की हुई थी। तो उस तरफ से हमें फायदा होगा कि हम एक तरह से अपने आप को लॉक करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली एक आम आदमी को बिजली और गैस और डीजल और इन प्राइसेस पे हाइक को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और IMF की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान फिलहाल अगले 12 महीने तक इंटरेस्ट रेट को, सब्सिडी विड्रॉल को, अपनी स्पेंडिंग को बरकरार रखे, इंपोर्ट को खोले। तो उसकी वजह से जो मुश्किलात होंगी, तो एक साल एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से मैं समझता हूँ कि बड़ा डिस्टर्ब होगा। तो काशिफ साहब, आप कह रहे हैं कि जो आम दिहाड़ीदार आदमी है या लोअर मिडिल क्लास आदमी है या सैलरीड क्लास है, उसकी परेशानियां और बढ़ेंगी। मुल्की मैशत पे तो असरात बेहतर होंगे क्योंकि IMF के मुआहदे के बाद आप दुनिया के लिए अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में और परेशानियां आने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर अब ये एक हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट क्या कहती है वो एक डिफरेंट डिबेट है,
क्या होना चाहिए वो एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन जो पॉपुलर व्यू है, एक आम आदमी का व्यू है, वो दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू हैं। अभी आप देखें कि हुकूमत ने अपनी डीजल प्राइसेस को बढ़ाया, आगे जी जाते हुए शायद वो पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाएं। पीडीएल की मद में वो हर महीने जी 50 से 60 रुपए लेके जा रहे हैं, तो उनको डिस्पाइट आपकी ऑयल प्राइसेस इसी लेवल पे रहे हैं, लेकिन हमारी वो प्राइसेस बढ़ती रहेंगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस एंड सो फोर्थ। तो ये एक आम आदमी को तो इस चीज से गर्ज नहीं है कि मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है। उसकी तो जिंदगी इस चीज से है कि वो पेट्रोल की मद में, ट्रांसपोर्टेशन की मद में, फूड की मद में क्या रिलीफ देख रहा है। बिल्कुल सही। अब जनरली ये पॉसिबल नहीं होता आईएमएफ के साथ, लेकिन इसका जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये होता है कि कम से कम 1 साल के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आ जाते हैं, करंट अकाउंट मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाती है, फिजिकल मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाती है, इन्वेस्टमेंट आने लगती है, तो फिर 12 महीने के बाद, 12 से 18 महीने में फिर हम उसके बेनिफिट भी देखना शुरू करते हैं। ठीक है। काशिफ मुस्तफ़ा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। अतीकुर रहमान साहब को प्रोग्राम में करते हैं। अतीकुर रहमान साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद सर। सर, आपने काशिफ मुस्तफ़ा साहब को बड़ा तफसीली सुना। आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा कि मुआहिदा तो हो गया, लेकिन अब इसके मनफी असरात पे आप ज़रा पहले बात करें कि मनफी असरात क्या होंगे, और फिर हम आएंगे मुस्बत असरात पे। सर, बहुत शुक्रिया असद। मनफी असरात पे क्या बात करूं। बात सारी यह है कि आगे हमारा जो एनर्जी का टैरिफ है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेड कस्टमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। जी अब वो कार्ड्स पे है कि उनके रेट्स भी बढ़ेंगे। जी एक आम आदमी जो तनख्वाह से ज्यादा जिसका बिजली का बिल ऑलरेडी आ रहा और बाकी चीजें जिंदगी की उसने किस तरह करनी थी वो तो उसी बेचारे को पता है। जी तो अब वो जो आप बिजली के फिर नर्ख बढ़ जाएंगे, टैरिफ बढ़ जाएंगे, तो फिर क्या हशर होगा। फिर दूसरी बात ये कि गैस के टैरिफ भी बढ़ेंगे। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न। जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, हर एक को पता है। और कंज्यूमर गुड्स के दाम भी बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा कि एक आम आदमी जो पहले ही नहीं चीजें खरीद पा रहा था, उसकी बाइंग पैरिटी खराब हो गई थी, उसकी परचेजिंग पैरिटी नील हो गई थी, तो वो तो मजीद नहीं खरीद पाएगा। और हम एक्सपोर्ट्स का रोना रह रहे हैं। $17 बिलियन की मैंने सिर्फ टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट जो है ना कम किए पिछले दिन। टेक्सटाइल हमारा लीडिंग है। जी अब अगर बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इंडस्ट्री पे क्या हाल होने जा रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा। इतनी ज्यादा बड़ी एनर्जी टैरिफ होगी तो फिर आप मुझे बताएं कि कंपटीशन पे हम कैसे जा सकेंगे, हम कैसे compete करेंगे। बांग्लादेश, श्रीलंका रीजन के मुल्क हमारे ऑर्डर खाए जा रहे हैं। जी फिर सबसे बड़ी जो कंसर्न है वो ये है कि जो कंटेनर फंसे हुए हम बिजनेस कम्युनिटी के पोर्ट पे, हम्म और मजीद एलसीज निगोशिएट नहीं हो पा रही, डॉक्यूमेंट्स रिटायर नहीं हो रहे, वो हम नहीं कर पा रहे। उसका ठीक है, एक वजह है। वो वजह यही है कि डॉलर्स जो है वो अपने उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से उनको होना चाहिए, और वो तमाम चीजें सके। तो अ, इस इस ब्रेकिंग न्यूज, इस हैप्पी गुड न्यूज और 3 बिलियन के आने से एक चीज तो कम से कम होने जा रही है कि पाकिस्तान में जो डॉलर अकाउंट है वो थोड़ा रेज हो जाएगा। और लगता है कि जो मेरा इंपोर्ट बिल का मसला हो रहा है, जी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, वो थोड़ी ईज हो जाए, क्योंकि शायद फिर फॉरेन एक्सचेंज में थोड़ा पैसा हमारे पास आ जाए। हम उससे अपने वो जो फंसे हुए कंटेनर्स हैं जिन पे डैमेजेस लग रहे हैं, डिटेंशन लग रहे हैं, ₹4 की चीज ₹40 की हो गई है, वो कहाँ बेचेगा, कौन खरीदेगा। लोग फिर इंपोर्ट की तरफ से हट जाते हैं। महंगा इंपोर्ट का माल बिक रहा होता है तो फिर वो रैक्स पे लगा होता है, वो गोडाउन्स में पड़ा होता है, सब कुछ है वो मिल रहा है। लोग स्मगलिंग की तरफ चले जाते हैं, फिर स्मगलिंग का माल उठाते हैं। वो जाहिर है गलत तरीके से आया होता है, वो बहुत सस्ता भी मिल रहा होता है। इसमें आप जी मोटरसाइकिल पार्ट्स की सिर्फ एक एग्जांपल ले लें कि क्या असर हो रहा है मोटरसाइकिल पार्ट्स की इंडस्ट्री का, हम्म कि हम लोग कहाँ निकल गए। हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बनाने वाले मुल्क हैं। एक्सपोर्ट भी करनी थी हमें, कुछ ऑर्डर्स भी आए थे, गए भी हमारी मोटरसाइकिल्स पर। लेकिन क्या हुआ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और इंपोर्ट्स पे कर्ब लगने की वजह से और
फिर डॉलर ना होने की वजह से ये सारी मुश्किलात आई। और फिर दूसरी बात ये कि हम देख रहे हैं कि डॉलर्स आ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो प्रेशर है ना हमारे रुपए पे वो भी थोड़ा ईज हो जाएगा। चलो ये तो बातें हो गई, लेकिन जो सबसे बड़ी मेन बात है एक बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदा होने की हैसियत से, वो ये है कि ये जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे हैं, जी टैक्सेस कौन पे करेगा? ये किस पे लग रहे हैं? क्या जो लोग जो टैक्स दे रहे हैं उन पे टैक्स लगेंगे? क्या वही फिर और मजीद टैक्स के बवाल में आएंगे? और या कोई नए टैक्स नेट पे लोग लाए जाएंगे? इसके अलावा हम देखते ये हैं कि अगर इंडस्ट्री चलेगी नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी चेक नहीं होगा, और एम्प्लॉयमेंट चेक नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा। वो भी जी एक बहुत बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। ये सारे थोड़े से अभी फिक्रात हैं, अल्लाह करे ये फिक्रात दूर हो जाए। मुल्क को तो पैसा चाहिए था, गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की, मुबारकबाद की मुस्तहक है जी कि सर। उसकी इतनी मेहनत से जाके लास्ट दिनों में 11th आवर में स्टैंड हुआ बाय है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गया, पैसे आ गए जी जी और जी आ रहे हैं, बल्कि सॉरी। जी तो इससे ये होगा कि आप वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, सारे जितने बैंक हैं ये भी थोड़ा आपकी तरफ देखेंगे। देखिए बार्कलेज ने आज आपकी ठीक तरफ बड़े मुस्कुरा के देखा है, जी न सिर्फ ये कि आपकी रेटिंग को सही किया बल्कि वो लैंडिंग के मूड में भी आ गए अब आपके साथ। जी बिल्कुल। तो डेट ओरिएंटेड कंट्री तो ऑलरेडी है, कर्जे पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है और इन कर्जों से निकलना है। चलिए अब सर, इस कर्ज पे इस लेकर पे कर्ज इस पे इस पे भी आएंगे अतिक रहमान साहब, इस पे भी आपसे कमेंट जरूर लेंगे कि करना क्या चाहिए, अब क्या करना चाहिए। लेकिन सर ये जो मुआहदा हुआ है 11th आवर में हुआ है, इसके जरा पॉजिटिव साइड्स पे आ जाते हैं। डॉलर अब आपको कितना नीचे होते हुए नजर आ रहा है, कितना डिस्टेंस है एक्चुअल प्राइस डॉलर की पे और इस वक्त जो डॉलर है सर? देखिए, जब इस तरह का सवाल आता है ना तो फिर माफ कीजिएगा असद, मैं एक बात कहता हूँ, मैं कोई मनी चेंजर तो हूँ नहीं सर कि आपको लेकिन बताऊं कि आज 10 रुपए कम हो जाएगा और परसों सर 20 रुपए बढ़ जाएगा। सॉरी टू से ये लेकिन सब कुछ इंजीनियर्ड है। जी बिल्कुल ये सब कुछ इंजीनियर्ड है, हर एक को पता है। अपनी मर्जी के दाम बढ़ाते हैं, अपनी मर्जी के दाम घटाते हैं, कौम इसमें भुगतती है। और इस भुगतने में क्या होता है कि जो स्टॉकिस्ट है ना डॉलर्स के, उन्होंने खूब कमाया और खूब बिल्कुल दोनों सही हाथों से किया है। और क्या हुआ है, पूरी कौम को और मुल्क को नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही तो ऐसा नहीं करना चाहिए और बात आना चाहिए इस चीज से। डॉलर एक करेंसी का नाम है, रुपी भी एक करेंसी है। इसको इतनी अहमियत दे दी तो क्या फायदा होगा? देखिए दूसरे मुल्कों ने भी तो दूसरी करेंसियों में अपने काम करने शुरू कर दिए। हमें चाहिए अपनी करेंसी को चेंज करना। उन लोगों के साथ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, चाइना जैसे बड़े मेहरबान दोस्त जिसने हमेशा हमारे बुरे वक्त में काम आया, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ये सारे अब दोबारा काम आने वाले हैं। इन्होंने हमारे लोन्स को रीस्ट्रक्चर भी किया है और हम देख रहे हैं कि हमारे पुराने लोन्स भी अब ड्यू हो रहे हैं। जो बोरोइंग है वो एक बहुत बड़ा अजाब है हमारे लिए। हम अपना बजट भी डेफिसिट में करते हैं, बजट भी हमें लोन लेके आधा पूरा करना पड़ता है, आधा हम रेमिटेंसेस की तरफ देख रहे होते हैं। हमें चाहिए कि हम कुछ भी करें, अपने आप को डेट बर्डन से निकालें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, अपने आप की जो चले हमारे खराजात हैं, हुकूमत के हों, मेरे हों या किसी के भी हों, उनको आधा करें। बिल्कुल सही थोड़े दिन ये चैलेंजेस कबूल करें, इस कुर्बानी को देना है हमें। हम जब ये कुर्बानी दे लेंगे तो फिर इतनी परेशानी नहीं होगी। देखिए अभी हुकूमत को कितनी परेशानी हुई है आईएमएफ से बिल्कुल सही सर। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे बात करते 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 जून आ गई, तो फिर जाके कहीं इनको कामयाबी हुई स्टैंड बाय अरेंजमेंट में और ये $3 बिलियन आए। बिल्कुल सही तो कह रही ये तो बहुत ज्यादा जद्दोजहद और मेहनत भी करनी पड़ी है और उसके बाद ये सारा कुछ हो। तो ये ठीक मेहनत और जद्दोजहद अगर गवर्नमेंट की इस बात पे लग जाती कि मुल्क को सही बनाना है, क्या डेवलपमेंट करना है, कहाँ कहाँ किस चीज की जरूरत है, पॉवर्टी को कैसे ठीक खत्म करना है, हेल्थ साइड पे क्या करना है, एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म करना है, ठीक हर आदमी का हक है घर, लो कॉस्ट हाउसिंग कैसे आनी है, ये सारी चीजों पे ध्यान चल देना है। चल तो बहरहाल चल सर, मैं आईएमएफ से ट्रेंच आया। मैं फिर दोबारा आपके पास आता हूँ। इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब को भी प्रोग्राम में इन करते हैं। इंजीनियर साहब प्रोग्राम में खुश आप। इंजीनियर साहब आपने अतीक रहमान साहब का भी ओपिनियन सुना और फिर काशिफ मुस्तफ़ा साहब का भी दोनों दोनों इस बात पे एग्रीड हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ेगा, महंगाई में और बढ़ेगी क्योंकि नर्क बढ़ेंगे, बिजली के नर्क बढ़ने वाले हैं, गैस के नर्क बढ़ने वाले हैं और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने वाली है, जो आप अतीक रहमान साहब के आपने सुना। आपको सर क्या लगता है कि
इस पे कंट्रोल कर पाएगी हुकूमत? महंगाई पे कंट्रोल करने में कामयाब होगी? कोई है प्लान आपकी नज़र में? देखिए जी, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, हुकूमत ने खुद इंस्ट्रूमेंट्स जी और वो एजेंट्स जिससे महंगाई बढ़ती है वो खुद हुकूमत ने बजट में जो है वो शामिल कर लिए हैं। अतीक साहब जो बातें कर रहे थे वो काफ़ी, मेरा ख्याल है कि आखिरी पोर्शन मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर आप जब विदहोल्डिंग टैक्सेस तमाम बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर बढ़ा देते हैं, आप सुपर टैक्स, विंडफॉल गेन्स, आप जो है वो इवन यानी सैलरी क्लास मतलब तमाम बिजनेसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर उसके ऊपर आप टैक्सेस भी बढ़ा रहे हैं, आप सर्विस डिलीवरी के ऊपर टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है विदहोल्डिंग टैक्सेस, एक मतलब फिर इनकम टैक्स रिजीम जो है विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम होती जा रही है। तो आपने जब ये सब चीज़ें बढ़ा दी, उसके बाद आपने कुछ कस्टम ड्यूटीज, एसीडीज में तकरीबन 1704 अरब रुपए के जो है वो एक अक्यूमुलेटेड टैक्सेस जो है वो बढ़ रहे हैं। पिछले दफे जो मिनी बजट आया था वो भी इस बजट का हिस्सा बन गया। जी 215 और जो डार साहब ने आखिरी दिनों में बढ़ाए वो भी इस बजट का हिस्सा बन गया। और एक यानी ठीक जिसको कहना चाहिए कि ठीक वर्चुअल इंक्रीज, जिसको मैं कहूँगा कि किसी भी फंडामेंटल्स को देखे बगैर जो है वो इंक्रीज इन रेवेन्यू टारगेट जो बनाई गई है, मेरा ख्याल है कि वो एक वर्कबल कलेक्शन या एक डूएबल कलेक्शन तो नजर नहीं आती है। मगर ठीक है, आईएमएफ के जो है वो जो भी डिमांड्स थी, आईएमएफ तो बहुत सिंपल डिमांड है आईएमएफ की। देखें, हम आईएमएफ को खराब कहते हैं, मेरा ख्याल है वो भी मुनासिब नहीं है। आईएमएफ ये कहती है कि आप अपने रेवेन्यू और आप अपने एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस करें, और उसके बीच में जो भी आपका फिजिकल डेफिसिट है उस डेफिसिट को आप किसी तरीके से कम करें। अगर उस डेफिसिट के लिए अगर आप कर्जेजात लेते हैं डोमेस्टिक या एक्सटर्नल, जी वो आपके ग्रोथ पैराडाइम में इतनी जगह पैदा करे कि उसको आप रीपे भी कर सकें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि पाकिस्तान जो है वो अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में जो भी डेफिसिट लेकर बैठा हुआ है उस डेफिसिट को वो रीपे नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ये सारी फिगर $100 बिलियन एक तरफ हमारा बढ़ गया। डोमेस्टिक डेट की जो है वो एक कंटिन्यूअस राइज है। अब ये दोनों जो स्टॉक हमारे पास जमा हो गए हैं, इस ठीक स्टॉक के वापसी के लिए ये अभी पता नहीं, किसी को मैं सुन रहा था कि 1 साल में ठीक हो जाएगा, 5 साल तक भी ठीक नहीं होते हैं। अच्छा देखिए, हमने एक इकोनॉमेट्रिक्स मॉडल के ऊपर काम किया है। ठीक वो इकोनॉमेट्रिक मॉडल ये कहता है कि आपकी पिछले साल की जो ग्रोथ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मुस्तनिद इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो बेस ईयर चेंज किया गया वो फजिंग थी। पाकिस्तान में जो ग्रोथ हुई है पिछले साल वो -2.3 हुई है। जी अब हमने बताया लोगों को कि ये है 0.29। अब अगर हम -2.3 और 0.29 दोनों को कहते हैं, चलो ठीक है, तो आपकी जो ग्रोथ की फिगर 3.5 है। हमेशा ग्रोथ जो है वो कंपैरिजन नंबर होता है। इसका मतलब है कि आप इस साल नेगेटिव ग्रोथ में हो। फिर अब आप इस नेगेटिव ग्रोथ में जो है वो इतना जो है वो एक रीपेमेंट जी की सकत और ताकत पैदा नहीं कर सकते हो, मां सवाए इकोनॉमेट्रिक मॉडल जो है, जिसको हम कहते हैं एक सिंप्लीफाइड मॉडल, मुख्तलिफ एक मॉडल्स के पैरामीटर्स पे बनता है। वो है कि आप तकरीबन 7 साल तक जो है आप 7.9 पे अगर ग्रो करो, रियल ग्रोथ आपकी 7.9 हो, तो कहीं आप जाके इस तरीके से एक सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंसी के बीच में आप खड़े हो जाते हो कि ठीक है, आप जो है कुछ रीपेमेंट कर सकते हो, कुछ पेमेंटें कर चुके हो। अब रीपेमेंट के लिए अगर हम बात करें आगे के तरफ, तो हमारी तो हालत ये है कि हम ये जो 3 बिलियन लेकर, पता नहीं, लोग कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, बहुत, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मार्जिनल कोई फर्क पड़ सकता चले है, मैं आपको आप एक्सप्लेन करूंगा कैसे। जी सर आपको देखे ना, उस ईयर के एंड तक आपको जो है, जिसको कहना चाहिए इंजीनियर फास्ट साहब ट्रैक पे, आपको जो है इंजीनियर साहब आपने करनी है। आपने बिल्कुल अपोजिट ओपिनियन दिया है जो अतीकुर रहमान साहब और जो काशिफ मुस्तफ़ा कह रहे हैं। मैं इस पे बड़ा दोबारा आपके पास आऊँगा और इस पे आपकी ज़रूर आपसे ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। काशिफ मुस्तफ़ा साहब, आप ज़रा आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इन्फ्लेशन रेट की बार बार बात हो रही है कि वो और मज़ीद बढ़ेगा,
तो आपको लगता है कि हुकूमत के पास कुछ ऑप्शंस हैं इसको कंट्रोल करने में, कि कम से कम जो फूड्स के आइटम हैं उनको तो लोगों को सब्सिडी दी जाए, कम से कम सब्जी और चावल, दाल और घी जो है वो लोगों की पहुंच में हो? देखिए, अभी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट के पास इतनी सख्त, इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि वो इतनी मैस लेवल पे जो है वो फूड आइटम या और इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी पे कुछ दे सके। और यही आईएमएफ का जो है वो एम्फेसिस है कि हम अपनी मीन्स में रहें, हम अपने जो है वो एक्सपेंडिचर्स को रेशनल करें और वी ब्रिंग देम इन लाइन विद आवर रेवेन्यू। यही कोर है, यानी कि वो हमें एक हेल्दी मैकेनिज्म की तरफ धकेल रहे हैं। अब पाकिस्तान अगर चाहता है कि जी हम इम्प्रूवमेंट लाएं और अगर हमारी हुकूमतें चाहती हैं, हम एज अ कंट्री चाहते हैं, तो फिर हमें वो एक शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म नहीं है, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है कि ठीक है जी हमारा करंट अकाउंट का मसला किसी हद तक हल हुआ, हमारे डिफॉल्ट होने की जो प्रॉब्लम्स है वो किसी हद तक सॉल्व हो गई। अब हम कोशिश करें कि हम जो है वो रियल इकॉनमी की तरफ जाएं, जिसके अंदर हम ग्रोथ को प्रमोट करें, हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, हम एफडीआईज को अट्रैक्ट करें। और जहां तक मैंने अभी 12 महीने पहले वाली बात की थी कि 12 महीने के ऊपर आपको बेहतरी नजर आ सकती है, उसका देखिए ये रिलेटिव टर्म है, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं बोलूं आज बेहतर हो गया। रिलेटिव टर्म क्या है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने लगे, अगर हम कोई बॉन्ड लॉन्च करें तो वो इंटरनेशनल मार्केट में बिक जाए, इंटरनेशनल बीएफआई हमें पैसे दे सकें, नेबरिंग कंट्रीज विदाउट डाउट हमें इन्वेस्ट करें, उसके बाद इंडस्ट्री का पहिया आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो, जिससे गवर्नमेंट टैक्स भी कमाए और रोजगार भी शुरू हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं काशिम मुस्तफा साहब, अतीकुर रहमान साहब और इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। या वक्त पर छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर इसी मौजू को हम और मजीद इस पे जाने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन रेट कैसे कम हो सकता है और जो अब क्या करना चाहिए हुकूमत को, इस पर ज़रा तफसीली बात करेंगे। लेकिन यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर हूँ। नज़र प्रोग्राम एक दफ़ो बि रवां खे भलीकार वक़्फ़े खां में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त IMF सां पाकिस्तान जो मुआहिदो त थी वियो आहे, उन जा असर पाकिस्तान जी मैशत ते कहिड़ा पवंदा, आम माण्हू ते कहिड़ा पवंदा, महांगाई जेको कहर लॻो पियो आहे, को अज़ाब आहे आम माण्हू ते, उहो घटि थियण जा इम्कान कहिड़ा आहिनि? सब्सिडी जेका हुकूमत ॾिए पई उहा छा हाणे मुकमल ख़तमु थियण वारी आहे या तमामु घणी पैमाने ते ख़तमु थियण वारी आहे? पेट्रोल ऐं जूं क़ीमतूं कंट्रोल लेवल थींदियूं, डॉलर केतिरो कंट्रोल, हुन में असां डिबेट करे रहिया हुआसीं ऐं उहा डिबेट ॿुधी प्रोग्राम जी हिन हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त हाणे छा करणु घुरिजे, फौरी तौर ते छा करणु घुरिजे जो हुन जा इम्पैक्ट अचनि। ऐं वहाँ काशिम मुस्तफ़ा साहब खे ॿुधो, हाणे अतीकुर रहमान साहब खां ॼाणणु चाहींदासीं। अतीकुर रहमान साहब, अब सर सवाल ये है, बहुत सादा सवाल है कि अब करना क्या चाहिए? मुआहिदा हो गया, हमने इन्फ्लेशन रेट पे भी बात की और दीगर मामलात पे भी बात की, अब बेहतरी की तरफ कैसे जाना जाए सर? अतीकुर रहमान साहब, आप सर सुन रहे हैं सर मुझे? अच्छा, आवाज नहीं आई जी सर मेरी अब आवाज आ रही है सर आप तक? जी आ रही। अच्छा सर, अब बहुत सादा सवाल ये था कि अब क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए सर? अब अभी तो जहां तक मुल्क की सूरत हाल का ताल्लुक है, और मैं इसकी डेप्थ पे जब भी जाकर बात करता हूं तो मैं एक ही बात कहता हूं कि हमें ऑस्टेरिटी को अपनाना चाहिए। अब्दुल जब्बार साहब बड़े हैं और बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। अभी देखे, उन्होंने भी बताया कि हमारे एक्सपेंडिचर्स जो है हमारे रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये है कि हमारा फाइनेंशियल गैप है जो बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ब्रॉड हो रहा है, नैरो होने की जगह पे इसको हमको नैरो करना है। अब उस फाइनेंशियल गैप को फिल करने के लिए हम अपना बजट हो या कोई और भी तरीका हो, उन सब को हम डेट लेकर के और हैवी कमर्शियल लोन्स पे डेट लेकर के पूरा करते हैं। और इस तरह से क्या होता है, इस गैप को जहां पूरा कर रहे होते हैं वहां पे हम मजीद कर्जदार हो जाते हैं और हमें अपने दोस्तों से, दोस्त ममालिकों से और ये लैंडिंग एजेंसीज के पीछे फिरना पड़ता है। अब देखिए, IMF के पीछे भी कम मेहनत हुई और अगर ये पैसा ना आता तो एक रिस्क था हमारे पास जो कि हम शायद डिफॉल्ट हो जाते या खुदा ना करे बैंक करप्ट हो जाते। तो वो रिस्क तो मिनिमाइज हो गया ना इसको आने से। क्या हुआ कि ये हमने कहीं से बोरो किया, वो पैसा आया, और वो पैसा किस लिए आया? वो पैसा इसलिए आया है
कि हम थोड़ा सा अपने डॉलर अकाउंट्स को फिल कर लें, उसको रेज कर लें, थोड़ा सा अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चेक कर लें, अपने इंपोर्ट बिल को ठीक कर लें, और साथ में हम ये कर लें कि हम अपने जो वाजिबात है जिनको हम कहते हैं कि जी डेट सर्विसिंग, वो भी कर लें। अब जी देखिए ना, हमारा इसी महीने के एंड में 5 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स पेएबल हो गया है। जी अगर इस तरह ये पैसे नहीं आए, जैसे अब आईएमएफ से 3 बिलियन डॉलर आ रहा है, और साथ में हमारे दोस्त ममालिक यूएई, सऊदी अरब और दूसरे जी चाइना वगैरह से 3 बिलियन और आ जाएगा। मैं साथ में एक बात याद दिलाता चलूं कि अभी पिछले दिनों जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब हमारे बिल्कुल यहाँ सही। कैलेमिटी आई थी, सैलाब आया था। जी सर। तो वो ये थी कि उसमें डोनर्स कॉन्फ्रेंस में 10 बिलियन डॉलर प्लेज हुआ था। जी गवर्नमेंट अगर कोशिश करे तो वो उस प्लेज को अब हासिल करे, वो 10 बिलियन डॉलर भी अपने एक्सचेंज में शामिल करे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो जी हमारा एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, और हम अपने कर्जे देने के बाद अपने मुल्क की हालात की तरफ भी देख सकेंगे, चीजों को कर सकेंगे मिनिमाइज। और हो सकता है जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है हमारे एनर्जी के टैरिफ। जी अब देखें, एनर्जी के टैरिफ अगर मजीद बढ़ गए तो बात फिर वही आ जाती है कि हम कंपटीशन पे कहाँ से जाएंगे। तो हमें अपने एनर्जी के टैरिफ को भी कोई लोअर डाउन करना है, गैस के टैरिफ को भी लोअर डाउन करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर इंडस्ट्री। और साथ में हमें जो लेवीज बढ़ानी है अभी, या लेवीज को आगे पीछे कर रहे हैं पेट्रोलियम की, जिसकी वजह से हमारी पेट्रोलियम की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजों को गवर्नमेंट को फिर थोड़ा मौका मिलेगा कि इसको देख सके और इन चीजों को इनको नीचे की तरफ लाए और रिवेटलाइज करके इसको ठीक। एडजस्ट करे, ताकि ये चीजें भी आसान हो, और फिर मुल्क में कुछ इकोनॉमी का पहिया जो है ना वो ठीक ठाक तरीके पे चले, और हम अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और अपनी एग्रीकल्चर की आउटपुट निकालने बिल्कुल पे सही। ध्यान दे सके। यही एक तरीका है, और बिल्कुल हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। अब बिल्कुल अगर हम 3 बिलियन डॉलर आईएमएफ से ले रहे हैं और 3 बिलियन डॉलर हमारे दोस्त दे रहे हैं, वो भी जाहिर है लोन है, जी तो साथ के हम वो 10 बिलियन डॉलर जो प्लेज हुए हैं वो भी ले आए, तो ये एक अच्छी स्टोरी बन जाती है। और इससे ये है कि मुल्क की इकोनॉमी की जो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है, बहुत परेशान कुन सूरत हाल है, जो जाहिर है गवर्नमेंट के लिए भी तकलीफ दे और आवाम के लिए भी बहुत बिल्कुल सही। तकलीफ दे, इन तमाम चीजों से थोड़ी सी निजात मिलेगी, कोई रिलीफ मिलता नजर आएगा। और ठीक। फिर मैं वही बात कहूंगा कि एक्सपेंडिचर ज्यादा, रेवेन्यू कम, तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैप हमारे पास पैदा होता है, और उस फाइनेंशियल गैप के लिए हम बार बार रुजू करते हैं बोरोइंग के लिए, ठीक। विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। ठीक है। साईं इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, क्या करना चाहिए फौरी तौर पे? सर माइक जरा, माइक सर माइक अनम्यूट कीजिएगा। पाकिस्तान में जी थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स को जो एसपीपी फॉलो कर रही है जी सर। वो बिल्कुल गलत है। हमने जमील को कई मरतबा PCI आए तो हमने उसको बताया कि दुनिया में नेगेटिव इंटरेस्ट रिजीम जो है उसको ऊपर जो है दुनिया चल रही है। यूरोपियन यूनियन में इन्फ्लेशन एटलीस्ट 1.3 से लेकर 1.9 तक मुख्तलिफ मुल्कों में ज्यादा है, मगर इंटरेस्ट रेट उससे कम है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी यही सूरत हाल है। अगर डेवलप इकोनॉमीज जो है अपनी मैक्रो स्टेबलाइजेशन और इन्फ्लेशन को कम रखने के लिए अगर नेगेटिव रिजीम में काम कर रही हैं, जिसको बहुत ही सादा जबान में हम ये कहें कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो आपके इन्फ्लेशन से नीचे हैं, इन्फ्लेशन जी नंबर सर। से। जी अब वापस मैं आता हूँ इस चीज की तरफ, वो कैसे? देखिए, अभी CBM में मैं एक्सटर्नल फैकल्टी का मेंबर हूँ इकोनॉमिक्स का। वहाँ हमने वहाँ पे एक मुज़ाकरा करवाया और ADR और दूसरे मॉडल्स पे हमने ये चीज साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो है कॉस्ट पुश्ड। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड मैनेजमेंट के जरिए नहीं हो सकती। जी पाकिस्तान में ये इंटरेस्ट बढ़ा बढ़ा कर जी एक थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स का वजन तो पूरा कर रहे हैं, मगर एक प्रैक्टिकल बिल्कुल सही। रीजंस का जो है वो जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ठीक। आप बताएं मुझे कि 22 और 23% तो आप खुद एक इन्फ्लेशन ही जनरेट कर रहे हो, ये टूल है। जबकि पाकिस्तान में सूरत हाल है कॉस्ट पुश, कीमतें। अब हम सही। वापस आए कि कीमतों को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप यही जानना चाहते हैं कि जी आखिर इस इन्फ्लेशन को कैसे हम कंटेन करेंगे। बिल्कुल सही। अभी थोड़ी देर पहले एक साहब जो है वो इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे थे, प्रोफेसर इकबाल एहसन ने ये कहा कुछ रोज पहले टीवी पे, और मैं खुद गया था आधा घंटा।
इस चीज के ऊपर बहस थी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे आए, जी क्योंकि आपको जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो आपको जो है सप्लाई साइड को अपने बढ़ाना है। अगर आप सप्लाई साइड को बढ़ाते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए बाहर से, और उस इन्वेस्टमेंट के जरिए आपकी जो जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ेगी, उसमें एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे और आपके पास ठीक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी पैदा होगी। उससे ठीक क्या होगा कि आपके पास जो है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, काफी हद तक कम होगी। ठीक है। मगर अब उस इन्वेस्टमेंट को कैसे लाया जाए? ये पाकिस्तान में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इस वक्त बिल्कुल नहीं आ सकती है। पाकिस्तान में जब तक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के 14 असबाब होते हैं, अगर आप उसको ठीक न करें, सबसे पहला असबाब होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दोनों साथ साथ चलते हैं। सर वो सर सर पाकिस्तान सर में कतई बहुत कलामी जरूरी माफ है। सर कतई कलामी जी माफ इंजीनियर साहब, क्या इस मुआहदे के बाद आप नहीं समझते कि अब माशी तौर पे तो इस्तेहकाम आएगा, लेकिन पॉलिटिकली तौर पर भी इस्तेहकाम आने वाला है पाकिस्तान में? देखिए, पॉलिटिकल तौर पे इस्तेकाम आपका, मैं पता नहीं अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स के तरफ बात करूं। बात दरअसल ये है कि देखें, बहुत बड़े यानी फिलोसोफर्स जो हैं यूरोपियन, उन्होंने ये कहा है कि जो वोटर किसी को वोट देता है, अगर वो उसको कर्जी कर दे, जी वो बिल्कुल अच्छा हुक्मरान नहीं होता है। जी हमारे हुक्मरानों ने हमें तो एक कर्ज के शिकंजे में फंसा दिया है। सही हमारे कह रहे हैं आप। हुक्मरानों ने हमारे लिए इन्फ्लेशन पैदा की है। देखिए, अब थोड़ी देर के लिए आप जो बात कर रहे थे इन्फ्लेशन को कैसे कम करें, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो भी मुआहदे बिजली की कंपनियों से हुए हैं, उसमें कैपेसिटी पेमेंट भी है। जी अगर पावर हाउस कम चलेगा तो कैपेसिटी के पेमेंट बढ़ेगी। अब कैपेसिटी पेमेंट ठीक है। बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान में 3,000 अरब रुपए के तकरीबन नजदीक आ चुकी है। ठीक है। आपके टैरिफ को बढ़ाने के लिए आईएमएफ का इसरार है 8 रुपए 25 पैसे का। मगर गवर्नमेंट क्या करेगी कि 1/3 हिस्सा 3-4 रुपए इस दफे बढ़ा देगी। सही कह रहे इंटरिम वाले आएंगे, वो भी मजबूर होंगे, 3-4 रुपए वो बढ़ाएंगे। हैं, बिल्कुल सही कह ऑन रहे हैं आप। एन एवरेज पाकिस्तान में बिजली जो है वो 37 रुपए होने जा रही है। और वो जो अतीकुर रहमान बेसिक साहब कह रहे थे आपके कि बिजली के टैरिफ वैसे भी दुनिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखें, अब हमारे आपने पास कहा हैं, कि और फिर महंगाई और इससे इससे तो और और फिर महंगाई बढ़ेगी, और फिर और सबसे देखिए, सबसे मुश्किल तो फिर इंडस्ट्री इसको होगा, और जो कारोबारी हजरात हैं उनको होगा कि वो कारोबार मैनेज कैसे कर सके। क्योंकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट हिस्से में, काशिम मुस्तफ़ा साहब सर मुख्तसरन बताइएगा कि क्या फौरी तौर पे करना चाहिए। आपने अतीकुर रहमान साहब को भी तफसीली सुना और फिर इंजीनियर साहब को भी तफसीली सुना। जी देखिए, क्विकली तो हम ये कर सकते हैं कि जो बहुत ही लोअर इनकम ब्रैकेट है उनको टारगेटेड सब्सिडी दी जा सकती हैं। मुख्तलिफ मैकेनिज्म उसके मौजूद है, तो उससे जो बहुत ही लोअर इनकम ब्रैकेट है उसको रिलीफ मिल सकता है। और सेकेंडली जो है वो गवर्नमेंट इमीडिएटली स्टेबिलिटी के बाद अपनी रीजनल ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दे सकती है। और उस रीजनल ट्रेड की वजह से आपके पास चाइना के साथ, ईरान के साथ, रशिया के साथ, सऊदीज के साथ, जीसीसी कंट्रीज के साथ आप बहुत जल्दी ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान नहीं चाहिए। ठीक और जैसे ही हमारी 6-12 महीने, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो उस वक्त तक आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आप फर्दर भी बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं, जिससे आप इससे ठीक काम लाएं। अभी आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में इंटरनेशनली पाकिस्तान के बॉन्ड्स ने काफी ग्रो किया। तो ये बहुत ही प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिसमें आप आम आदमी को भी शॉर्ट टर्म में असरात से किसी हद तक कम कर सकते हैं। और जो आखिरी चीज मेरी तरफ से कि जो हमारी इमीडिएट एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं सेक्टर, जी वो उनके लिए कुछ टारगेटेड बेनिफिट दिए जाएं ताकि हमें करंट अकाउंट फाइट पर सपोर्ट हो। ये 4 चीजें शॉर्ट टर्म में की जा सकती हैं, इसके अलावा भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। जी। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म देन इज ए डिफरेंट स्ट्रेटेजिक प्लान। बहुत बहुत शुक्रिया काशिम मुस्तफ़ा साहब, अतीकुर रहमान साहब, इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, तीनों मौजूद शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवां असांजे 3 मौशी माहिरनि जी IMF सां मुआहिदे खां पोइ वारे असरात ते अवां जो ओपिनियन ॿुधो। उन्हनि जो चवणु आहे त मुल्की मैशत लाइ त हीउ मुआहिदो ॾाढो बहितरु आहे, उन सां जेके ॿाहिरी दुनिया आहे उनखे अवां अट्रैक्ट कंदो था। बाक़ी जिते महांगाई जो सुवालु आहे, जिते आम माण्हू जी सब्सिडी जो सुवालु आहे, महांगाई जा अञा बि वधण जा इम्कान आहिनि, छाकाणि त हुकूमत सब्सिडी अञा जेका आहे उहा ख़तमु कंदी, ऐं उन सां
जेके ॿिया मामला आहिनि उहे वधीक बहितर थींदा ऐं महांगाई खे फौरी तौर ते घटि करण जो फ़िलहालु त को इम्कान नज़र नथो अचे। हाणे हीउ जेको मुआहिदो थियो आहे उन जा फौरी तौर ते असरात कहिड़ा थींदा, असर कहिड़ा थींदा असांजी मैशत आम माण्हू ते, वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु में पुॼाणी थो पए। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।